हाँ जी। देखो बेटा, आपको पता है कि कल को सर्कुलर आया है सीबीएसई का। 2021 का पहला सर्कुलर आ रहा है आपका। ठीक है ना, रिगार्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह। नॉर्मली हम जितने बच्चों ने पढ़ा कि ये सब 10th के लिए और 12th के लिए है, 10th के लिए और 12th के लिए है, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास 9th और 11th के लिए। अगर आप टेक्निकली देखो तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक जो हमारा बोर्ड सेशन बोर्ड पीरियड होता है, वो की चारों क्लासेस ही हमारी बोर्ड क्लासेस होती है। मतलब 9th और 10th, 11th और 12th, ये कॉम्बो चलता है आपका। तो ये दोनों ही क्लासेस इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो इस वक्त 12th में है उन्हें क्या सोच के प्रिपरेशन करनी है, और जो इस वक्त 11th में है उन्हें क्या सोच के 11th की प्रिपरेशन करनी है, इन चीजों को ध्यान में रख के आप इन बातों को समझना। ठीक है। मैं हालांकि आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़वाने वाला, मैंने पहले से ऑलरेडी इसे रीड आउट पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसकी मेन मेन सारी बातें एक पेपर पे उतार के समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। देखिए, अगर मैं इसके पहले पेपर की बात करूंगा, पहले पेज की बात करूंगा, तो आप इसे आराम से पढ़ लेना। पहले पेज के अंदर इन्होंने यही बताया है कि जो लास्ट ईयर पैंडेमिक की सिचुएशन इतनी ज्यादा हो गई थी, दिक्कत में हो गए थे कि बोर्ड हमें कैंसिल करने पड़े, पहले 10th के फिर 12th के, मतलब बोर्ड हो ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सीबीएसई के ऊपर खड़ा हो जाता था कि भाई कैसे, मतलब हम बोर्ड कंडक्ट नहीं करवा पाए, या हम पहले से इतने प्री प्लान नहीं हो पाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन सभी के लिए एक अलग थी। लॉकडाउन पीरियड सभी के लिए एक अलग सिचुएशन था। न टीचर, न स्कूल, न स्टूडेंट, न बोर्ड, या सीबीएसई, कोई भी मतलब प्रिपेयर नहीं था कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। तो बेटा, अगर मैं इस पूरे कहानी को सारांश में बांधू ना, तो इन्होंने इतनी सारी बातें इसमें लिखी हैं। उन सारी बातों से एक बात उन्होंने प्रूफ कर दी है कि भैया हम तो एग्जाम लेंगे बोर्ड के, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर ही नहीं है? बोर्ड के एग्जाम लेंगे, ये समझ के चलो, चाहे कैसी हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्लियर है? इन्होंने ये बातें पहले बोली हैं। दूसरी बात समझना, इन्होंने जो स्कीम बनाई है, देखना, इन्होंने जो स्कीम बनाई है वो ये बनाई है, समझना कहानियों को। इन्होंने जो स्कीम बनाई है, इन्होंने बोला है कि जुलाई के महीने में क्या करेंगे ये जुलाई के महीने में आपको एक नोटिफिकेशन और देंगे जिसमें रिड्यूस्ड सिलेबस होगा। रिड्यूस, रेशनलाइज सिलेबस, यानी कि रिड्यूस। एक तरीके से जैसे लास्ट ईयर बच्चों का सिलेबस कम कर दिया गया था, इस साल भी कुछ ना कुछ सिलेबस कम किया जाएगा। लास्ट टाइम जैसे 30% सिलेबस को बिल्कुल ऑफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इस बार हो सकता है 10%, 20% में भी 30% सिलेबस को कम कर दिया है दोबारा से। बट कितना कम करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ इस पूरी सर्कुलर के अंदर, वो उसका एक नया सर्कुलर निकालेंगे। जितना भी इनका रिड्यूस सर्कुलर हो, मतलब जो रिड्यूस सिलेबस होगा, उस रिड्यूस सिलेबस को ये बांट देंगे दो पार्ट में। समझते रहे ना, मैं पढ़ के नहीं, पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपको वन बाय वन नहीं पढ़ा रहा। ठीक है ना? उसको ये बांट देंगे दो पार्ट में। दो पार्ट कैसे हो जाएगा भैया जी? 50% कर देंगे एक तरफ, और 50% कर देंगे दूसरी तरफ। ये बात क्लियर होती है? एक तरफ कर देंगे 50%, एक तरफ कर देंगे 50%। इसे बोल देंगे T1, टर्म वन। इसे बोल देंगे T2, इनकी टर्म टू। इनके आप इसे कह सकते हैं कि एग्जाम, पहला वाला एग्जाम और दूसरा वाला एग्जाम। टेक्निकली जैसे अगर मैं बोलूं कि 11th क्लास में ये चीजें कैसे होंगी, 11th क्लास के अंदर ये चीजें होंगी, हाफ ईयरली में आधा सिलेबस दे देंगे, फाइनल में फिर आधा सिलेबस दे देंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है 11th क्लास में आपके स्कूल्स में कि एक साथ जितना भी आपकी जो बुक पढ़ रहा हो अकाउंट्स की, या कोई भी जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जितने भी तुम्हारा सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस आएगा आपके पास, और उसको फिर आधा आधा कर देंगे। हाफ ईयरली में आधा दे देंगे, फाइनल में आधा दे देंगे। मतलब पहले क्या होता था, फाइनल के अंदर सारा आता था ना, अब नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना? कब तक नहीं होगा? हो सकता है ये मे बी इनका नियम बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक पैंडेमिक की सिचुएशन रहेगी तब तक इस तरीके के नियम को फॉलो किया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब ये जो है ना T1 T2, ये चीजें इन्होंने बोली हुई हैं कि T1 T2, एग्जाम वन एग्जाम टू, ये वाला जो एग्जाम है ना, ये कंडक्ट करेंगे एक तरीके से नवंबर और दिसंबर में। ये वाला नवंबर दिसंबर में कंडक्ट करेंगे। मतलब लगभग लगभग ये वो समय होता है जब आपके हाफ ईयरली होते हैं। ये 12th की बात है, बता रहा हूँ मैं आपको। 12th की बात है, पहले समझना। 12th को 11 से कैसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है? फिर, और ये जो T2 है ये तुम्हारा होगा मार्च में, मार्च और अप्रैल में, 4 से 8 हफ्ते के बीच में होगा। बात क्लियर हो गई? 4 से 8 हफ्ते तक का ये पूरा टेन्योर चलेगा, जिसमें मामला चलता रहेगा। ये 90 मिनट्स का होगा। ओएमआर शीट, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर शीट पे होगा। एक दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा।
रिजल्ट निकल जाएगा एक दिन में, पहले बता के चल रहा हूँ। ओएमआर शीट से रिजल्ट एक दिन में आ जाता है, स्कैनिंग होगी, बता के चल रहा हूँ। ओएमआर शीट के बारे में सुना होगा, नहीं पता होगा तो नहीं सुना होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात है। ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एमसीक्यू, कौन बनेगा करोड़पति टाइप, समझ गए। और मजे की बात यह है कि ये तुम्हारे स्कूल के अंदर ही होगा। लेकिन अब तुम कहोगे हमारी तो सेटिंग है हमारे स्कूल में, हम तो कर लेंगे, मजे कर लेंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारी 12th के लिए एक तरीके से हमारे जो स्कूल में सेटिंग है। बेटा टीचर जो है ना, टीचर टीचर आउटसाइडर होंगे, मतलब तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें इंसुलेट नहीं करेंगे। आउटसाइडर टीचर, बाहर से टीचर आएगा। क्लियर ही नहीं है। जो तुम्हारी कॉपी चेकिंग होगी, हो सकता है मे भी तुम्हारे स्कूल में हो जाए, स्कैनिंग हो गए, या फिर मे भी बोर्ड चेक करे। बात क्लियर हो गई। जो भी होगा सारा एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। सीबीएसई इसके ऊपर बहुत एक तरीके से टेक्निकली काम कर रही है, ये मान के चलो। जो भी अगर कॉपी तुम्हारी स्कूल में चेक होंगी तो तुम्हारे जो भी मार्क्स होंगे वो सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। वो अपलोड करने का काम तुम्हारे स्कूल का होगा। ये बातें बोली गई हैं। T2 होंगे मार्च में, इसके अंदर 50% सिलेबस, इसके अंदर 50% सिलेबस। ये वाला सिलेबस यहाँ पर नहीं आने वाला। जो पहले हो गया बात खत्म, दोबारा नहीं पढ़ना। T2 के लिए नई प्रिपरेशन शुरू कर दो दोबारा से। क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब आ जाओ मेन बात। फिर ये जो पेपर होगा ये तुम्हारा 2 आवर्स का होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा, केस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ मिला लोगे। जैसे तुम्हारे 10th में बोर्ड एग्जाम होते थे 3 घंटे वाले, बस ये 50% सिलेबस के साथ 2 घंटे का एग्जाम होगा। 50% सिलेबस के साथ आप टेक्निकली ये लगा के चलो, जहां तुम्हें 1.5 घंटा मिलना चाहिए था वहां 2 घंटे मिल रहे हैं, ये मान लो आप। ठीक है, 2 घंटे का तुम्हारा एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके अंदर वही वही कुछ एमसीक्यू भी हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्टिव बड़े छोटे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, इस तरीके से पूरा पेपर डिजाइन होगा, बिल्कुल बोर्ड की तरह। ये जो होगा ये तुम्हारे स्कूल में नहीं होगा। जैसे आप बाहर जाते हो, ठीक है ना, सेंटर पड़ता है, बाहर पेपर देते हो, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर भी दिए होंगे। क्लियर है? नहीं सर हमने कहाँ दिए हैं, सॉरी, आपसे पहले की मतलब आपके सीनियर्स ने दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्कूल का सेंटर वगैरह पड़ता है, बाहर पेपर देने पड़ते हैं, इस तरीके से होगा। बट एक बात इन्होंने और बोल दी, एक बात इन्होंने और बोली है। इन्होंने एक बात ये बोल दी कि अगर अगर ये टी टू को जिस तरीके से कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि ये कंडक्ट नहीं करवा पाए, 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट नहीं करवा पाए, तो क्या होगा। जैसे T1 लिया था 90 मिनट का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लिया था, बिल्कुल वैसे ही ये ले लेंगे। तो इससे एक बात तो हमारी क्लियर हो जाती है कि कक्षा 11वीं से ही हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग मारना है। एमसीक्यू तो है ही है, थोड़े बहुत इधर भी आते हैं, ठीक है ना, थोड़े बहुत एमसीक्यू तो तुम्हारे इधर भी आते हैं। क्लियर है? और इधर तो पूरा ही एमसीक्यू है, कुछ नहीं पता, कुछ एक सिचुएशन फिर पैदा कर दी कि नहीं करवा पाए तो हम यहाँ पे एमसीक्यू कंडक्ट कर देंगे, बात खत्म। क्लियर है? नहीं है एमसीक्यू बेस। तो यानी कि एक बात क्लियर हो जाती है, जो मैंने कल अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डाला था कि एमसीक्यू टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है, और हम तो एवी स्मार्ट स्टडी तो पहले से एमसीक्यू टेस्ट पे बहुत फोकस करता है पहले से। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन मेरे बेटा पता है एक बात मैं आपको बताऊं, ये सारी बातें चलो एक है, हमें T1 T2 क्लियर है। इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है जो नॉर्मली डिस्कशन में नहीं आई है। सबने सोचा यार ये तो थ्योरी है, इसको छोड़ो, इसको क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एक पूरा टॉपिक में वो पढ़वाऊंगा तुम्हें। इंटरनल इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने बोला है, इंटरनल असेसमेंट। अब देखो इन्होंने इंटरनल असेसमेंट के बारे में क्या बोला है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि 2 टर्म में होगा, 50% सिलेबस कवर अप किया जाएगा, ठीक है ना। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रेशनलाइज, यानी कि रिड्यूस सिलेबस लेंगे हम, और एफर्ट्स विल बी मेड, मतलब वही इंटर मतलब जो भी एफर्ट, मतलब जो भी तुम्हारा इवेल्युएशन होगा वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इनके अकॉर्डिंग तुम्हें जज किया जाएगा। अब बेटे को मेन बात देखो, बेटा मेरा मेन 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 बात, मैं मेनली देखो ये 9th 10th है और ये 11th 12th लिखा हुआ है। 9th 10th बकायदा लिखा है इंटरनल असेसमेंट, 11th 12th लिखा है बकायदा इंटरनल असेसमेंट। तो पहले मैं 11th 12th पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली 11th 12th को टेक ऑफ करता हूँ, तो मैं पहले 11th 12th की बात कर लेता हूँ आपसे। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, और देखो यहाँ पे लिखा है इंटरनल असेसमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में पढ़ो, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ये जो असेसमेंट चलेगा तुम्हारा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलेगा।
इररेस्पेक्टिव ऑफ T1 T2। बस कह रहे T1 होता रहेगा, T2 होता रहेगा, इंटरनल असेसमेंट अलग है, वो अलग चलेगा। सुनते रहे ना, वुड बी इंक्लूड, मतलब इंटरनल असेसमेंट वुड बी इंक्लूडेड एंड ऑफ टॉपिक, यूनिट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोनेटरी एक्टिविटीज, मतलब वही जो भी फर्दर एक्टिविटी वाइवा वगैरह की एक्टिविटी है, या तुमसे पूछा जा रहा है, तुम जवाब कैसा दे रहे हो, जैसे तुम्हारा ऑनलाइन क्लास में तुमसे टीचर ने पूछा, तुमने जवाब कैसा दिया। प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट, भैया प्रोजेक्ट तुम्हें मिल सकता है, प्रैक्टिकल्स तुम्हें मिल सकते हैं। अगर मैं क्लास 11 के अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो तुम्हारा मेनली बताऊं, तुम्हारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे, अगर तुम्हें 11 में प्रोजेक्ट बनवाया जाता है तुम्हारे स्कूल में, तो प्रोजेक्ट फाइल भी है ना। और अगर टेस्ट, कोई भी टेस्ट हो, यूनिट हो, टॉपिक हो, या फिर आपका हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता चल रहा हो, तुम्हारा इवन, मैं तो ये कह रहा हूँ, इवन तुम्हारा बिहेवियर भी, इवन तुम्हारा सुबह 8:30 बजे उठ के एक तरीके से मान के चलो मेरे बेटा जी, आप ये समझ लो, तुम जो ऑनलाइन क्लास लेते हो वो लेना भी तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट, लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ स्कूल के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे जो लिखा होता है सारी बातें इस पर डिपेंड नहीं करती, स्कूल के ऊपर डिपेंड करती नहीं सारी चीजें, ये स्कूल वालों के हाथ में देती है चीजें। अब स्कूल वाले क्या करेंगे, तुम अगर सुबह को एग्जाम अगर नहीं पढ़ते होंगे, मतलब ऑनलाइन क्लास ऑन नहीं करते होंगे, ये अटेंडेंस तुम्हारी नहीं होती होगी, तो आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव बिहेवियर जा रहा है टीचर के पास, और वो दिक्कत देगा तुम्हें। क्लियर ही नहीं है, तो जब तुम्हारे, मतलब ये नहीं कह सकते टेस्ट तुम्हें नंबर तो अच्छे आ रहे हैं ना, टेस्ट में तो नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, बात खत्म। इससे मैटर नहीं करता। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको तुम जज नहीं कर सकते, बट टीचर जज करेगा, स्कूल जज करेगा तुम्हें। बात क्लियर हो रही है। तो इंटरनल असेसमेंट, अब ये समझो इंटर, यही मैंने बोला कि 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट शुरू होगा ना, वो तुम बच्चों का, तुम 11th के बच्चे हो, तुम्हारे 11वीं में शुरू हो गया, मतलब तुम्हारा अभी यूनिट टेस्ट होंगे, नंबर अच्छे लाने हैं, ये बात समझ के चलो, ठीक है ना। रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करो, टीचर को अच्छे जवाब दो, बिहेवियर अच्छा रखो अपना, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट्स, वॉट, नंबर कहीं से कम मत होने दो, क्योंकि ये चीज जो 11th में तुम्हें जज करी जा रही है, ये 12th के लिए है। पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, जो तुम्हारे सीनियर हैं, सुन लो, लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो तुम्हारे सीनियर हैं, जो 12वीं में है, उन्होंने क्या करा, 11वीं ऐसे निकाल दी, 11वीं ऐसे निकाल दी, और कोचिंग ली नहीं, कोई बात नहीं, है ना। स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करी, मतलब पढ़े गए से भी बस टप 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 पास हो गए, कैसे करके पास हो गए। अब लेकिन क्या होगा, दिक्कत होगी नहीं होगी उन्हें, बस समझ में ही नहीं आई। हाँ ये ना, तो पहले 11 बच्चे ऐसे निकाल देते थे बिना पढ़े ना लायक, कॉमर्स में तो स्पेशली। क्लियर है, ये नहीं है। और फिर क्या होता है, दिक्कत का विषय, बच्चे नॉर्मली फोकस रखते थे 12वीं के बोर्ड एग्जाम में, पूरे साल कुछ भी आ रहा हो, बस 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, मार्कशीट बढ़िया बन जाएगी। बट बेटा इस वक्त ना, जब तक पैंडेमिक है, ये मान के चलो, तब तक आप ये कह नहीं सकते, ये चीज आप कह नहीं सकते कि आपको, मतलब आपका पूरे साल असेसमेंट चलेगा, आपको पूरे साल जज किया जाएगा, ये मान के चलो, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, ये मान लो। 11th आपकी जो परीक्षा है ना, जो अग्नि परीक्षा है, वो 1 साल की नहीं है, 2 साल की है। इस साल के बच्चों की मैं कह सकता हूँ, मैं भी 1 साल की हूँ, क्योंकि इस साल के बच्चों का एक सवाल ये भी था, क्या हमारे भी 11वीं में ना, 11वीं वाले मार्क्स देखे जाएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते, मे भी देखा जाए, क्योंकि लिखा तो हुआ है इन्होंने, लेकिन उनकी अब 11वीं कैसी गई है वो जानते हैं, मैंने बताया आपको। तो उन्होंने ये चीज पूछी थी कि क्या 11th के मार्क्स देखे जाएंगे हमारे भी, तो बेटा हो सकता है देखे जाए, हो सकता ना भी देखे जाए, क्योंकि सर्कुलर बाद में आया है, बट तुम्हारे देखे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और 11th को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, इस साल के बच्चे, यानी कि तुम पता है बोर्ड कब दोगे, 2023 में, मतलब 2023 तक मामला इन्होंने क्लियर कर दिया है, कि 2023 तक मामला हो सकता है पूरा, इन्होंने जो भी स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है स्कूल ना खुले, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस ही चले। 2023 तक तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, सर्कुलर से ये चीज पता लग रही है हमें, बात क्लियर हो रही है। एंड स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल, ये देखो कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, कि सीबीएसई ने बोला स्कूल को स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में। टेक्निकली हो सकता है कि एक एक्सेल बना ले, एक्सेल में लिख देंगे कुशाग्र, और कुशाग्र यूटी 1, यूटी 2, यूटी 3, हाफ ईयरली, फाइनल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, बिहेवियर एंड रेगुलेटरी, अटेंडेंस, इन सबके बेस पर उसके एक मार्क्स एलोकेट किए गए। और देखो फिर क्या लिखा है, स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस, सबूत पैदा करो डिजिटल फॉर्मेट में। और सीबीएसई इनको एक प्लेटफॉर्म देगी जहां पर ये अपलोड करेंगे आपके असेसमेंट को।
बात क्लियर होगी नहीं होगी? और उसके बिहाफ पर यहाँ पर देखो, और यहाँ पे सीबीएसई ने बोला भी है कि इंटरनल असेसमेंट करने के लिए वो बच्चों के लिए, टीचर के लिए क्वेश्चन बैंक, सैंपल असेसमेंट, टीचर की ट्रेनिंग, सब कुछ देंगे जिससे वो सही तरीके से असेसमेंट कर पाए, मतलब किसी के साथ कुछ भी पक्षपात ना हो। हालांकि आप सभी को पता है कि देखो ऑब्वियसली बात है, लर्निंग हर किसी को दी जाती है, मैं आपको एक जैसा सिखा रहा हूँ सबको, बट कौन कैसा सीख रहा है वो अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है, सारी बातें सीबीएसई पर डिपेंड नहीं करती, कुछ चीजें स्कूल भी खेल जाता है कई बार। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये चीजों को समझना, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट इंटरनल असेसमेंट वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुम्हारा कक्षा 11वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के एंड तक चलेगा। तुम्हारी परीक्षा 2023 तक है, 2021 से शुरू हुई है, 2 साल मेहनत करनी है, डरना मत, मेहनत करना। और याद रखना, स्पेशली अकाउंट में बोल के चल रहा हूँ मैं, बार बार एक ही चीज बोलता हूँ अकाउंट्स के अंदर, क्या कुछ भी नहीं है 11th के अकाउंट्स, हलवा है हलवा, हलवा। बस रेगुलर पढ़ाई करनी है, बस रेगुलर हलवा है, हलवा कर दूंगा, हलवा है बहुत कुछ, लेकिन हम हलवे की तरह पढ़ेंगे, स्वाद चखेंगे। देखो, और बाकी रही, देखो इन्होंने जो T1 के बारे में बोला है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सारा, T1 भी बता दिया था मैंने आपको, T2 भी बता दिया। बात क्लियर हो गई? फिर इन्होंने क्या दिया, फिर इन्होंने क्या बताया, मैं एक बार देख भी लेता हूँ, कुछ मेरा बताना रहना गया हो। ठीक है, सारा बता दिया। फिर इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने दिए बेटा जी, देखो जी ये पढ़ो, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सिचुएशन बना दी इन्होंने अलग अलग, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बातें बोल दी, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग बातें बोल दी। पहली बात, पहली बात इन्होंने क्या बोल दी, पढ़ो जरा ध्यान से, लो जी हाईलाइटर ले लेते हैं, ये देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बोली, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इंप्रूव्स, मतलब पैंडेमिक की सिचुएशन बढ़ रही है, एंड लेकिन, लेकिन बढ़ रही है, लेकिन तुम्हें लगेगा ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं, नहीं उल्टी बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आर एबल, एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम। मतलब अगर स्टूडेंट आते, मतलब वही वाली बात है कि पेंडेमिक इंप्रूव हो रही है बट बहुत चरम सीमा पे नहीं है, स्टूडेंट आ सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि कुछ कोचिंग्स अभी भी ऑफलाइन पढ़ा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस वक्त पेंडेमिक की सिचुएशन तो है बट ज्यादा नहीं, कम है, इसलिए आ रहे हैं, तो वाली सिचुएशन इन्होंने बोली है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जैसा हमने डिसाइड करा हम वैसा करेंगे। बोर्ड मतलब सीबीएसई वुड कंडक्ट T1 T2 एग्जामिनेशन एट स्कूल और सेंटर, भैया जो स्कूल पे होंगे, तो सेंटर पे होंगे, एंड थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम्स। वही वाली बात है, वही जो थ्योरी का एग्जाम्स वगैरह होंगे वो इक्वली बांट देंगे, मतलब जितने नंबर की थ्योरी होगी, जैसे 20 मार्क्स की थ्योरी आ रही तो 10 की पहले लेंगे, 10 की बाद में लेंगे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब कुल मिला के मानो जैसा पहले इन्होंने अभी मैंने बताया है, जैसे मैंने ये बताया ना, ये पूरी बात, ये देखो ये पूरी बात, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। बात क्लियर हो गई? नाउ अब आते हैं इसके बाद, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, अब इसके बाद इन्होंने बोला ये देखो, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, पहले पूरा पढ़ेंगे, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल, मतलब पैंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है कि वो स्कूल को फोर्स कर रहा है कि भैया बंद कर, नहीं ओपन होंगे स्कूल सेंटर, बंद करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब पैंडेमिक की सिचुएशन चरम सीमा पर है, कब कब नवंबर दिसंबर वाले पीरियड में, दैट इज T1, मतलब जब टर्म 1 का एग्जाम होना था नवंबर दिसंबर में, तब सिचुएशन पैंडेमिक की ऐसी थी कि स्कूल या सेंटर नहीं खुल सकते थे, तो ऑब्वियस बात है एग्जाम हो ही नहीं पाएगा T1, स्कूल्स में होना ना T1, बोला था वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो बट, लेकिन आगे इन्होंने क्या बोला, बट आगे इन्होंने बोला बट टर्म सेकंड आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, बट टर्म सेकंड जो है वो हो गए, मतलब रिजल्ट की जो बातें होंगी वो बाद में होंगी, याद रखना, रिजल्ट अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला है। ये बड़ा वो वाली बातें हैं कि सर अगर टर्म सेकंड हो गया, टर्म 1 नहीं हुआ, तो ये अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, देख लेना, पहले बता के चल रहा हूँ। टर्म 1 नहीं हो, मतलब टर्म 1 के टाइम पे पैंडेमिक बहुत ज्यादा थी, बट टर्म 2 हो गए, टर्म 2 तो कंडक्ट हो गए, बट टर्म 1 के टाइम पर क्या थी,
पेंडेमिक सिचुएशन थी, तो क्या लिखा है, टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट, मतलब वो स्टूडेंट देंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन हो सके तो ऑनलाइन देंगे, ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन देंगे, ठीक है ना। जैसे भी जहां पर भी सिचुएशन होगी, ये भी याद रखना, जैसे अगर आप रिमोट एरिया में रह रहे हो, आप गाजियाबाद जैसे शहर में रह रहे हो, दिल्ली एनसर के आसपास में रह रहे हो, तो आपके यहाँ पर सुविधाएं हैं, तो आपके यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है ना। लेकिन कहीं पर जैसे सीबीएसई के सेंटर है, वहां पर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, आपको पता है, ऐसा पूरे इंडिया में इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं आ रहा। कई ऐसी जगह है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं, या कई ऐसी जगह है, कई ऐसे स्कूल है, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो आपके पास है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल्स वगैरह नहीं है। तो वहां पर क्या होगा, ऑफलाइन होगा। कैसे होगा, होम इन दिस केस, मतलब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, घर पे होंगे, घर पे होंगे। तुम कहोगे हाँ मजे आ गए, आप तो आप तो धुआं ताड़ देंगे, घर पे होंगे तो धुआं मार देंगे, धुआं तुमको तो लग रहा होगा। लेकिन समझो क्या लिखा है, इन दिस केस द वेटेज ऑफ एग्जाम फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड एंड वेटेज ऑफ सेकेंड एग्जाम विल बी इंक्रीज, मतलब इसकी वेटेज थोड़ी सी गिरा देंगे और इसकी वेटेज थोड़ी सी बढ़ा देंगे। मतलब जो ये खुद लेंगे ना, उसकी वेटेज इंपॉर्टेंस ज्यादा, और जो तुमने घर पे दिया होगा ना उसकी वेटेज कम कर देंगे, कम कर देंगे बेटा, समझ गए। तो तुम ये नहीं कह सकते धुआं तार देंगे, खेलेगा पूरा सीबीएसई आपके साथ, क्लियर है। अब आगे चलो, फिर क्या लिखा है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, अब उल्टा कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने बोला कि पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूलिंग मार्च अप्रैल, मतलब अब क्या बोला इन्होंने कि भैया अब T2 के टाइम में ड्रामा हो गया, T1 T2, अब T2 के टाइम पे ड्रामा हो गया कि भैया T2 नहीं हो पाए, T1 हो गए थे, ये हो गए थे, ये नहीं हो पाए अपने सेंटर पे। तो क्या हुआ, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल। देखो दोनों बातें बोली हैं, ऊपर वाले में इन्होंने ये नहीं बोला, देखो सुन लो ये चीजें, इन्होंने यहाँ पे कहीं पर भी इंटरनल असेसमेंट नहीं बोला, कहते T1 नहीं हो पाए थे, T2 हो गए थे, तो T1 का एग्जाम हम घर पे ले लेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वेटेज कम करके, और T2 तो हो गए थे और T2 की वेटेज बढ़ा देंगे। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट का इन्होंने कोई लॉजिक नहीं बोला। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बोला कि जब T1 हो गए बट T2 नहीं हो पा रहे, तो क्या होगा, T1 की वेटेज बढ़ा देंगे, प्लस तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट देखेंगे, एंड द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट, और इसकी वेटेज कंपैरेटिवली क्या रहेगी, ज्यादा। और अगर ये ऑब्वियस बात है, आपने पहले ही पढ़ा था कि अगर ये कंडक्ट हो पाया तो ठीक, नहीं तो ये भी एमसीक्यू बेस पे कंडक्ट हो सकता है, बट हो सकता है इसकी वेटेज गिरा देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ पहली वाली बातें भी हमें जोड़ते हुए चलनी है। नाउ अब इन्होंने बोला है कि मान के चलो जी, अब तो ड्रामा हो गया जी, दोनों में हो गया, T1 में भी और T2 में भी। क्या लिखा है देखो ध्यान से, इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन, मतलब हो ही नहीं पा रहे जी, लो जी, लो जी, ना यू हो रहा ना यू हो रहा, तो क्या होगा, रिजल्ट वुड बी कंपाउंड कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, आगे बढ़, practical, project and theory marks of T1 T2 एग्जाम टेकन बाय द कैंडिडेट, जो घर पे लिया जाएगा तुम्हारे, सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन और अदर मेजर ऑफ इंश्योरिटी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट, मतलब वही घर पे लिया जाएगा, वट एवर जिस तरीके से भी ले सकते हैं वो, बट ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं इंटरनल असेसमेंट। तो समझ लो, कुल मिलाकर अगर मैं इस कहानी का पूरा तुम्हें सार बताऊं कि इंटरनल असेसमेंट का तुम्हें मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे 11वीं में शुरू हो चुका है, प्लस एमसीक्यू को बहुत अच्छे से करके चलो, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ये दो चीजें हैं बस। और बाकी जो तुम्हारे फर्दर तुम्हारी स्टडी है, जो तुम नॉर्मल पढ़ते ही हो वो, मतलब ये मान के चलो, देखो ये चीजें जो है ना, ये तो अब तक भी थी, ये जो फर्दर स्टडीज है, मतलब एक तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, स्कूल के टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, जो भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और तुम उस चीज को तरीके से पढ़ते जा रहे हो लगातार, ठीक है, क्लियर है। तो मेन पॉइंट ये है कि ये तो है ही, बट तुम्हारा जो फोकस एरिया है ना, वो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा फोकस एरिया है, वो तुम्हारा फोकस एरिया मेरे बेटे ये है,
इंटरनल असेसमेंट प्लस एमसीक्यू, ये है तुम्हारा फोकस, मतलब फोकस एरिया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है? अपने इंटरनल जो जिस पर हम ध्यान नहीं देते थे, इस पे ध्यान दो। इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारी यूटी हाफिली कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद, अपने स्कूल के मार्क्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा बनाओ, प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो, यूटी हाफिली बोर्ड प्री बोर्ड वॉट एवर, जो भी तुम्हारे स्कूल में, जो भी स्कूल तुम्हारा एग्जाम कितने भी कंडक्ट करवा रहा हो, कितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा हो, सारे एग्जाम दो, सीरियसली दो, मार्क्स अच्छे गेन करो। बात करें ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर, मार्क्स अच्छे गेन करो, प्लस एमसीक्यू को मजबूत करो। ये है कुल मिलाकर। देखो मुझे जितना समझ में आया मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, जितने मेरे मतलब दिमाग ने जवाब दिया मैंने आपको वो सारी बातें बता दी। स्टिल अगर आपका फिर भी कोई अदर बातें हैं, कुछ अलग और कोई क्वेश्चन है जो हो सकता है मेरी बातों में कवर अप ना हुआ हो, या हो सकता है और बहुत सारे टीचरों ने इसके पीछे वीडियो डाली हुई है, बताया हुआ है, ठीक है ना, मेरी बात उनकी बातों से क्लैश कर रही हो, या मेरी बातें अगर इनकम्प्लीट हो, तो मुझे आप बता सकते हैं, सुझाव भी दो, डाउट है तो डाउट भी ले लो। नंबर आपके सामने है 9953247951। विवेक मेरा नाम, काम मेरा पढ़ाना, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।